ये कहानी है विराटनगर की, जो 1650 में जन्मा, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला एक विशाल राज्य था। ये राज्य सभी प्रजावनी में हमेशा से अपनी समृद्धि और संपन्नता के लिए माना जाता था। परंतु कुछ ही समय पूर्व हुए आक्रमण में मानो यहाँ का सब कुछ तबाह हो गया। युद्ध के गंभीर हालातों के चलते महाराज हरिहर का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। और फिर एक दिन खबर आती है कि महाराज को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इन सभी के चलते प्रजा ने राज्य की सत्ता महारानी चंद्रावती के हवाले देने का निर्णय लिया। आज इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ये राज्य सभा बैठाई जा रही है। युद्ध के कारण सैनिकों की स्थिति गंभीर है। जल्द से जल्द उनके लिए चिकित्सा प्रबंधन और बेहतर करना होगा। सेनापति जी, आप शीघ्र ही इन विषयों के बारे में वैद्य जी से वार्तालाप करें। जी महारानी जी। महारानी जी, लगातार होते युद्ध के कारण राज्य का राजकोष समाप्त होने आया है। हमें 12 से 15% कर बढ़ाना होगा। नहीं, अभी जिन हालातों का सामना हमारे राज्य ने किया है, उसके चलते प्रजा पर कर बढ़ाना उचित नहीं होगा। हम अपने पड़ोसी राज्य मगधपुर से सहायता के लिए अनुरोध करेंगे। परंतु मगधपुर से सहायता की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। आप अभी अभी सिंहासन पर आई है, अतः आप ये बात नहीं जानती। हम सब जानते हैं और सोच समझकर ही कह रहे हैं। लेकिन महारानी जी, महामंत्री जी सही कह रहे हैं। मगधपुर ने आज तक कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। आज से पहले कभी हम भी सिंहासन पर नहीं थे सेनापति जी। और हाँ, रिश्ते लोगों से बनते हैं, इतिहास से नहीं। और हमें संपूर्ण विश्वास है कि अगर हम उनसे बात कर लेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। महारानी, रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच का खेल नहीं, दो विरासतों का जुड़ना ना जुड़ना उनका इतिहास भी तय करता है। महामंत्री जी, शायद आपके ख्यालों पर महाराज के विचारों का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे उसे हल्का कर देंगे। अच्छा, लेकिन आप ये स्वाभिमान का बोझ लिए क्यों बैठी है महारानी? महामंत्री जी, ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? रहने दीजिए सेनापति जी। शायद आपके महाराज के राज्य में भी मंत्री इसी तरह से बात करते होंगे अपने राजा से। आप मगधपुर संदेशा भिजवा दीजिए कि हम मिलना चाहते हैं महाराज से। और हाँ, कर बढ़ाने पर हमारी सख्त ना है, ध्यान रहे। महारानी, अगर आपको अपने निर्णय स्वयं ही लेने हैं तो अगली बार से ये सभा बुलाने का कष्ट न कीजिएगा। महामंत्री जी, आपको तो इस खेल में कोई पराजित कर ही नहीं सकता।
ये सब तो सिर्फ भाग्य का खेल है सेनापति। हाँ, पर क्या हमारा भाग्य हमारे हाथों में नहीं? महारानी जी को देखकर तो ऐसा ही लगता है। आप कहना क्या चाहते हैं सेनापति निर्भय? अब देखिए ना, कैसे सही समय पर सही पासे खेल कर महारानी विराटनगर की शासक बन गई है। महाराज के बाद तो नियमों के अनुसार इस सिंहासन पर अधिकार आपका होना चाहिए था महामंत्री जी। परंतु अफसोस, महारानी ने अपने प्रपंच से वह अधिकार आपसे छीन लिया और आप खुशी खुशी मान भी गए। अब आप ही बताइए, क्या हमारा भाग्य और पासे महारानी के हाथों में नहीं? धन्य हो महाराज, सच में धन्य हो आप। एक स्त्री जिसका हक सिर्फ दासियों तक सीमित था, वह इस पूरे राज्य पर शासन कर रही है। आपको क्या हो गया है सेनापति? क्या कह रहे हैं आप? कल सभा में आप ही तो हमें भाषा संभालने को बोल रहे थे ना। महामंत्री जी, हम तो इस विशाल राज्य के केवल एक सामान्य से सेवक है। महारानी के सामने बोलने जितनी ऊंची आवाज नहीं है हमारी। पर आपको क्या रोक रहा है अपना राज्य अपनाने से? हमारा राज्य? जी महामंत्री जी, आपका राज्य। महारानी तो केवल एक जरिया थी राजा की सेवा और प्रजा तक शासन पहुंचाने की। परंतु राजा की मृत्यु के पश्चात रानी के व्यवहार से प्रभावित होकर मानो लोगों ने मन ही मन उन्हें अपना राजा मान लिया था। माना कि स्थिति उस समय अनुकूल नहीं थी सिंहासन पर कब्जा करने की। पर अब आपके पास मौका है महामंत्री जी, और राज्य की भलाई भी इसी में है कि सत्ता आपके काबिल हाथों में जाए। आप तो विद्वान हैं, गुणी भी है, और महाराज के इकलौते अनुज भी। उनकी मृत्यु के पश्चात इस राज्य के उत्तराधिकारी आप ही होने चाहिए थे। और आप ही बताइए भला, महारानी अपने इस अहंकार और बचपने के साथ ये राज्य कैसे चला सकती है? याद है ना आपको कल क्या हुआ था सभा में? अन्याय तो हुआ है, परंतु तुम जो कह रहे हो देशद्रोह कहलाता है। परंतु यही सत्य है महामंत्री जी। हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे राज्य में अस्थिरता आए। यदि आप चाहे महामंत्री जी, तो इस चौसर के खेल की तरह बाजी अभी भी पलट सकती है। पासे भाग्य के नहीं, आपके हाथों में है महामंत्री जी। और एक मनमानी स्त्री के राज्य करने से ज्यादा भला क्या अस्थिर हो सकता है एक राज्य में? आप ही बताइए मुझे। तुम चाहते क्या हो मुझसे सेनापति ने? महामंत्री जी, आपको अपने अधिकार वापस लेने होंगे। आपको राज्य करना होगा। यही धर्म है और यही आपका राज्य के प्रति कर्तव्य भी। और ये हम कैसे करेंगे सेनापति? ये सब चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए महामंत्री जी। महारानी सारी सेवाएं सारी ठीक है। सेनापति, काफी सोच विचार और कठिन परिश्रम के पश्चात अंततः आज वो मौका आ ही गया है। आज रानी की गद्दी कब्जे में कर उन्हें शासन से निष्कासित कर दिया जाएगा। जी महामंत्री जी, हम तैयार हैं। सावधान, महारानी चंद्रावती पधार।
महामंत्री जी, क्या महारानी को प्रणाम करना आपके शिष्टाचार में नहीं आता? शिष्टाचार की बात आप ना ही कहें तो उचित होगा महारानी। और अब से आप हमारी महारानी भी नहीं, सिपाहियों, सेनापति। छोड़ो मुझे। धोखेबाज सेनापति, कायर। हम धोखेबाज? विद्रोह करें आप और धोखेबाज हम? महारानी जी आप ही बताइए क्या किया जाए इसके साथ? विद्रोह नहीं है ये, कर्तव्य है हमारा और हम ये कर्तव्य निभाएंगे। कुछ समय के लिए भटक जरूर गए थे पर अब नहीं, तुम्हारी तरह कायर नहीं है हम। ऐसी वीरता की हमारे राज्य को कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसी वीरता अपने पास ही रखें महामंत्री। महामंत्री जी, माना कि हमारे बीच मतभेद थे, परंतु हमें नहीं लगा था कि आपके मन में ऐसे नीच विचार पनप रहे होंगे। इस राज्य के महामंत्री और महाराज के अनुज होने के बाद आप ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हैं? ले जाओ इन्हें। सेनापति, बचोगे नहीं तुम। चंद्रा, तुम्हें कितनी बार कहा है यह खेलने का स्थान नहीं, यहाँ देवों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ बस थोड़ी देर और। नहीं, चलो चल नहीं। विश्राम कर। अरे पहले मुझे आप ये बताओ, ये महादेव की मूर्ति इतनी विभिन्न क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो पिताजी स्वयं प्रतिदिन इसकी पूजा करते हैं? पुत्री, यह शिव की अद्वितीय प्रतिमा है। 13 वर्ष पूर्व जब यह हमें गुफाओं से मिली थी, तब से हमारे राज्य में सिर्फ खुशहाली ही लाई है। उस समय हमारे राज्य में सूखा पड़ा था, हर तरफ दुख का माहौल था, परंतु इस शिला के प्रकट होते ही हमारे राज्य की खुशहाली लौट आई। यह शिला हमारे राज्य के नए आरंभ का प्रतीक है, समझी? ये तो बहुत अद्भुत है। अब से मैं भी आकर पिताजी के साथ मिलकर इसकी पूजा किया करूंगी और हमेशा इसकी रक्षा करूंगी। चलो चलते। समय बीतता गया। चंद्रा एक उत्कृष्ट युवती में परिवर्तित हो चुकी है, जिसके सौंदर्य और साहस के चर्चे पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंच चुके थे। राज्य 2 बातों के लिए प्रसिद्ध था: महादेव की मूर्ति और हर क्षेत्र में पराक्रमी राज्य की राजकुमारी चंद्रा। राजकुमारी के लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे थे, परंतु महाराज को कोई भी उचित नहीं लग रहा था। इस बीच एक पुराने बाग में सूर्योदय के समय महारानी अपने तलवारबाजी कौशल को बढ़ाने का अभ्यास कर रही है। उनके प्रिय मित्र निर्भय ने आज उनसे एक तलवारबाजी मुकाबले के लिए आमंत्रित किया है। तुम्हें पता है चंद्रा, आज तो मैं ही जीतूंगा। ये तो समय ही बताएगा। कहा था ना हमने, समय सबके जवाब देता है। हमें लगा आज हम तुम्हें जीतने दे चंद्रा, क्योंकि आज हमारा आखिरी मुकाबला था। अब मैं अपने राज्य वापस लौट रहा हूँ। लौट रहे हो? कब? क्यों? हमारे गुरुकुल का समय समाप्त हो चुका है चंद्रा, अब हमें वापस जाना ही होगा। कब निकल रहे हो तुम? कल सुबह। और तुमने ये बात हमें पहले बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं चंद्रा, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि तुम इस ख्याल के बोझ में आकर हमसे मिलो। हम चाहते थे कि जब तक हम रहे खुशी से रहे चंद्रा। अब हमारे सारे निर्णय तुम खुद ही ले लोगे, है ना? नहीं चंद्रा, ऐसी बात नहीं है।
ये बात तुम्हें अभी बताने के लिए हमें माफ करना। हम सच में बताना चाहते थे, पर तुम उदास हो जाओगी ये सोचकर हम नहीं बता पाए। ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें, लेकिन हाँ, पहुंचते ही हमें पत्र लिखना ना भूलना। हाँ चंद्रा, जरूर। और तुम भी। और भविष्य में यदि कोई भी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताने में जरा सा भी संकोच मत करना, ठीक है? ठीक है। प्रिय चंद्रा, आशा है तुम ठीक हो। पत्र ध्यान से पढ़ना, बात गंभीर है। बाबा के बाद मैं अपने राज्य में सेनापति पद पर नियुक्त हूँ। हमें महाराज से चंद्र नगरी पर हमला करने का आदेश मिला है चंद्रा। सेना आज से 3 दिन बाद श्रावण मास की 1 तारीख को कूच करेगी। चंद्रा, तुम्हारे पास अपनी सेना को और मजबूत करने का समय नहीं है। महाराज किसी भी तरह से महादेव की अद्भुत प्रतिमा को हासिल करने को आतुर है। मुझे डर है इसमें दोनों राज्यों को भारी नुकसान होगा, खासकर चंद्र नगरी को। हम सिर्फ तुम्हें सचेत कर सकते हैं चंद्रा। तुम महाराज से इस विषय में बात करो और अपनी प्रजा की सुरक्षा का प्रबंध करो। अपना ख्याल रखना चंद्रा। आशा है कि हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे। तुम्हारा मित्र निर्भय। हमें ये बात जल्दी जाकर बाबा को बतानी होगी। चंद्र नगरी को विराटनगर के हाथों एक भयानक हार का सामना करना पड़ा। चंद्र नगरी के राजा को विराटनगर से समझौते के चलते कठिन निर्णय लेने पड़े। उन्हें अपना राज्य विराटनगर को समर्पित करना पड़ा। समर्पण के साथ उन्हें अपनी 2 बेशकीमती संपत्तियों को विराटनगर के हवाले करना पड़ा, महादेव की अद्भुत प्रतिमा और उनकी इकलौती पुत्री चंद्रा। तू बचेगा नहीं सेनापति। तूने मेरे साथ छल किया है। तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उत्तम, अति उत्तम। तो तुम भी फंस ही गए इसके जाल में। भ्राताश्री, आप वाह, क्या बात है। तुम्हें कैसा लग रहा है? आनंद तो बहुत मिल रहा होगा। इस राज्य के दोनों उत्तराधिकारियों को तुमने कैदियों के भांति अपने कारागार में बंद करके रखा है और स्वयं शान से शासन कर रही हो। और सेनापति निर्भय को भी तुमने अपनी ओर कर लिया। बताओ, कितने में खरीदी तुमने सेनापति की वफादारी? बताओ, किस वस्तु का लोभ दिया तुमने उसे? अधिक धनराशि या अधिक समृद्धि या अपना तन? मोल रही है। आखिर गलती मुझसे ही हुई थी जो तुमसे विवाह किया। तुम मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था उसी दिन, तुम्हारे पिता के उस छोटे से राज्य में। अरे तुम हो कौन? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? तुम्हें मैं अपने दासी के रूप में भी ना स्वीकार करूं। गलती हो गई जो तुम्हें तुम्हारे पंख फैलाने का मौका दिया। बस एक बार मुझे इस कारागार से बाहर निकलने दे। तेरे इन पंखों को ऐसे काटूंगा कि जिंदगी भर उड़ने के ख्याल से भी कतरा होगी। सैनिकों, यहाँ 3 दिन तक खाना लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कैदी का गुरूर जरा और ही बढ़ गया है।
वापस ला लूंगी। इस शिला को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, इतना संघर्ष किया, और अब जब तुमने ये प्राप्त कर ली है तो तुम इसे विसर्जित कर रही हो, भला क्यों? निर्भय, ये हमारी सोच के विपरीत था कि ये मूर्ति समृद्धता और संपन्नता का प्रतीक है, परंतु ये हमारे सोच के विपरीत है। ये जिस राज्य गई है वहां पर ये सिर्फ विनाश लाई है। इसीलिए आज हम इसे विसर्जित कर रहे हैं। निर्भय, क्या तुम्हें लगता है जो हमने किया वो सही था? कहीं हमने अपने प्रतिकार के लिए प्रजा को तो दंड नहीं दे दिया? नहीं चंद्रा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।